welcome back to our channel. Let's learn with SB सिंह। प्रीवियस क्लास में हमने लघुत्रात्मक क्वेश्चन के 17 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे 18 से आगे के। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उनको जाके देख लें पहले। उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर के काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं, तो एक बार उन को ज़रूर से देखें और फिर आप आगे इस क्लास को देखिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो आज हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन जिसमें पूछ रहा है, आपके दृष्टिकोण से प्रभागीय संगठन ढांचे के कोई 2 दोष बताइए। और जैसे ही आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। कोई 2 दोष बताने। पहला हो जाएगा झगड़े, दूसरा हो जाएगा लागत मूल्य बढ़ जाना। ओके, तो हम पहले झगड़े को समझते हैं। विभिन्न प्रभागों में कोषों के आवंटन को लेकर झगड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई कोष प्रभाग अन्य प्रभागों की कीमत पर अधिक लाभ की कोशिश कर सकता है। ओके, झगड़े तो नॉर्मल हो जाते हैं, वित्त के लिए हो सकते हैं, अतिरिक्त कोष इत्यादि किसी के लिए भी झगड़े हो सकते हैं ना। एक दोष हो जाएगा। दूसरा दोष हो जाएगा लागत मूल्य बढ़ जाना। इसमें काम की बार बार दोहराई हो जाने से लागत मूल्य बढ़ सकता है। जब प्रत्येक प्रभाग से एक ही कार्य करने के लिए अलग सामग्री दी जाएगी तो लागत मूल्य तो बढ़ेगा ही। ओके, किसी एक ही काम को अगर बार बार करेंगे, दोहराएंगे, रिपीट, तो कहीं ना कहीं उसकी लागत मूल्य बढ़ेगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछ रहा है, प्रबंध एक विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। और ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखते हैं। प्रबंध एक विज्ञान है क्योंकि प्रबंध में विज्ञान की भांति कारण और परिणाम की व्याख्या की जाती है, जिसके लिए सामान्य नियमों का निर्धारण किया जाता है, जिसका पालन प्रबंध के कार्यों के निष्पादन में किया जाता है। इसके साथ ही प्रबंध दर्शन है जो तर्क, विवेक, शोध और खोज पर आधारित है। अतः प्रबंध एक विज्ञान है। ओके, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिर 2013 में पूछा गया था लास्ट टाइम, वापस से अभी पूछे जाने के चांसेस है। और प्रबंध एक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको अवश्य से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हाँ, आगे देखते हैं। प्रबंध में विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता हो जाएगी, प्रबंध विषय का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है। वापस से देखिएगा इसको। प्रबंध विषय का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध किसी विषय का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। ओके, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं दूसरी विशेषता। प्रबंध में ज्ञान का विषय परक अध्ययन किया जाता है। प्रबंध में ज्ञान का विषय परक अध्ययन किया जाता है। ओके, इनको समझिएगा, रटिएगा नहीं, समझिएगा। आगे देखते हैं तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता में बता रहा है, विज्ञान के सम्मान प्रबंध के सिद्धांत भी विभिन्न घटकों के बीच कारण एवं परिणाम का संबंध स्थापित करते हैं। ओके, फिर से देखिएगा। विज्ञान के सम्मान प्रबंध के सिद्धांत भी विभिन्न घटकों के बीच कारण एवं परिणाम का संबंध स्थापित करते हैं। जिस तरह से विज्ञान में किसी कारण से कोई परिणाम आता है, जैसे फॉर्मूला, उसके आगे कुछ सॉल्यूशन करेंगे तो उससे कोई अपने को परिणाम प्राप्त होगा। इसी तरह
प्रबंध में भी सिद्धांत भी विभिन्न घटकों के बीच प्रबंध सिद्धांत भी विभिन्न घटकों के बीच कारण एवं परिणाम का संबंध स्थापित करते हैं। मतलब कोई कुछ कारण होगा तो उसका परिणाम प्राप्त होगा किसी कारण से, इस तरह। ओके, ये समझिएगा इससे। आगे देखते हैं चौथी विशेषता, जिसमें बता रहा है प्रबंध के सिद्धांतों एवं विचारधाराओं का विकास वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से हुआ है। ओके, नेक्स्ट पांचवी विशेषता देखते हैं। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान की तरह सार्वभौमिक हैं, जो सभी प्रकार के संगठनों में लागू होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो ये प्रबंध को विज्ञान पूर्व करने के तर्क देंगे, एक तरह से साबित करने के। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबंध के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रबंध के कोई भी 4 कार्यों का वर्णन करना है। प्रबंध के कार्य क्या है? नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन, संगठन इत्यादि, है ना। और जैसे कि आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है, वापस से अभी चांसेस बनते हैं। प्रबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, प्रबंध वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अब इसका पहला कार्य देखते हैं, नियोजन। नियोजन का अर्थ है अग्रिम रूप से निर्णय लेना। इस दृष्टि से नियोजन मौलिक रूप से एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। नियोजन क्या है? नियोजन मौलिक रूप से एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। ओके, निर्णय लेने की इस प्रक्रिया में उपलब्ध विकल्पों या तरीकों में से किसी एक तरीके का चयन किया जाता है। नियोजन पूर्वानुमान से भिन्न होता है। पूर्वानुमान नियोजन के लिए सहायक एवं वांछनीय होते हैं, क्योंकि पूर्वानुमानों को ध्यान में रखकर ही नियोजन किया जा सकता है। प्रबंधकीय नियोजन के उद्देश्यों का निर्धारण एवं उनकी व्याख्या करते हुए उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विभिन्न तरीकों में से किसी श्रेष्ठतम तरीके का चुनाव किया जाता है। संक्षेप में भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है, नियोजन कहलाता है। ओके, नियोजन क्या है? मौलिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया। ओके, फिर इसके अंदर आप अपने केवल आप इतना सा याद रख लीजिए, नियोजन क्या है? तो एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। बाकी इससे आगे का आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। ओके, आगे दूसरा कार्य देखते हैं, संगठन। संगठन को समझते हैं। प्रबंध के कार्य के रूप में संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उन्हें अधिकार संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। ओके, प्रबंध क्या है? प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा संस्था के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संस्था के कार्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है अलग अलग, जैसे एक काम इस बंदे को सौंप दिया, दूसरा काम उस बंदे को सौंप दिया, इस तरह से कार्यों को वर्गीकृत कर दिया है ना। ये है संगठन, संगठन कार्य। नेक्स्ट देखते हैं समन्वय। इसको समझते हैं अपन। समन्वय प्रबंध का एक प्रमुख कार्य माना जाता है। इसे प्रबंध का सार भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, ये छोटा सा पॉइंट बहुविकल्पी के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि प्रबंध का सार किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, समन्वय को कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। सर्वमान्य उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में व्यक्तियों एवं विभागों द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से एकीकरण करना समन्वय है। अन्य शब्दों में, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक प्रयासों के सुव्यवस्थित
करण द्वारा कार्रवाई में एकत्व स्थापित करना समन्वय कहलाता है। वापिस से देखिएगा, एक तो सबसे खास बात, प्रबंध का सार क्या है? समन्वय है। ओके, फिर दूसरा समन्वय क्या है? व्यक्तियों एवं विभागों द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से एकीकरण करना समन्वय है। ओके, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। व्यक्तियों एवं विभागों द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से एकीकरण करना समन्वय है। ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, समन्वय क्या है ना। इतना सा याद रख लीजिए आप, बाकी इसके आगे का आप अपने आप से खुद लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे, जो कि है नियंत्रण। नियंत्रण को समझते हैं। नियंत्रण का अर्थ है वास्तविक कार्य प्रगति की समीक्षा करके ऐसी कार्यवाही करना कि यह प्राप्ति अपेक्षित प्रगति के अनुरूप हो। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम एवं महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। प्रबंध के कार्य के रूप में नियंत्रण की तुलना निर्धारित प्रारूपों से की जाती है और आवश्यक होने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। इससे संस्था की समस्त क्रियाएं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं के अनुसार निर्देशित की जा सकती है या की जा सके। ओके, नियंत्रण का अर्थ क्या है? वापिस से देखिएगा, वास्तविक कार्य प्रगति की समीक्षा करके ऐसी कार्यवाही करना कि यह प्रगति अपेक्षित प्रगति के अनुरूप हो। कैसी प्रगति हो? अपेक्षित प्रगति के अनुरूप हो। ओके, जो आपने अपेक्षा की है उसके अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जैसे ही आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 21 तीन तरीकों से पूछा जा सकता है। लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं पूछने के। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे पूछा गया। पहले, क्या प्रबंध एक पूर्ण पेशा है? अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 कारण दीजिए। मतलब पूछ ही रहा है कि प्रबंध एक पूर्ण पेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह ही पूछेगा। देखिए 21वां क्वेश्चन, प्रबंध एक पूर्ण पेशा, इसी तरह इसको घुमा के पूछ सकता है। प्रबंध चिकित्सा अथवा कानूनी पेशे की भांति एक पेशा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कोई 5 कारण दीजिए। यहाँ पे भी पूछ ही रहा है कि प्रबंध एक पेशा है। वापिस से इसे और इस तरह पूछ सकता है, प्रबंध पूर्ण रूप से विकसित पेशा समझा जाता है। क्या आप सहमत हैं? वापिस से यहाँ पे वही पूछ रहा है, प्रबंध पेशा है। या फिर इसे बिल्कुल सिंपल पूछ सकता है, प्रबंध एक पेशा है कैसे। ओके, सिंपल पूछ सकता है बिल्कुल, प्रबंध एक पेशा है कैसे। इन सभी का आंसर एक ही होगा। आंसर देखते हैं। प्रबंध एक पेशा है। पेशे का आश्रय ऐसे विशिष्ट ज्ञान से है जिसके गहनतम प्रशिक्षण के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की निष्ठा हो। अन्य शब्दों में, पेशा वह व्यवसाय है जिससे एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देश, मार्गदर्शन एवं परामर्श दे। ओके, लुईस एनएल के अनुसार के शब्दों में देखते हैं, पेशा एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है जिसका निष्पादन क्रमबद्ध ज्ञान एवं सामान्य शब्दावली के प्रयोग से किया जाता है और इसके लिए निश्चित प्रभावों एवं मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता की आवश्यकता होती है। ओके, अब इसके विशेषता देखते हैं। प्रबंध में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हो जाएगी, पेशे में विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी आवश्यकता होती है।
पेशे में क्या चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए और तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी के बिना बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी होगी तो आपका कार्य सरल हो जाएगा काफ़ी हद तक। ओके, इसलिए तकनीकी की आवश्यकता होती है पेशे में। फिर नंबर 2, पेशे के लिए औपचारिक प्रशिक्षण, संप्रेषण एवं अनुभव आवश्यक है। औपचारिक प्रशिक्षण और संप्रेषण भी आवश्यक है, अनुभव भी आवश्यक है और प्रशिक्षण भी आवश्यक है। मतलब आपका शिक्षित होना भी जरूरी है। ओके, पहला चाहिए आप शिक्षित हो, दूसरा संप्रेषण करते आना चाहिए आपको, मतलब संप्रेषण मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान, है ना। और अनुभव भी आवश्यक है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। आप एकदम नए किसी फील्ड में नहीं जा सकते, है ना। आपको उस फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, इस तरह। तीसरा पॉइंट देखें, इसके लिए प्रतिनिधि संस्था का होना आवश्यक है। प्रतिनिधि संस्था का भी होना आवश्यक है। फिर नंबर 4 पर पेशे के विकास के लिए नैतिक आचार संहिता की भी आवश्यकता है ना। आगे देखते हैं, पेशेवर व्यक्ति में आर्थिक लाभ की अपेक्षा सेवा भावना अधिक होती है। और आगे देखते हैं, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7, ये सेवा के बदले उचित पारिश्रमिक के रूप में फीस भी लेते हैं, है ना। फिर 8वां पॉइंट, ये प्रबंध संबंधी सभी कार्य निश्चित विधियों एवं अनुशासन से करते हैं। ओके, यहाँ तक हो जाएंगे 8 विशेषताएं। फिर आगे, उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रबंध एक पेशा है, परंतु भारत में प्रबंध की शिक्षण प्रशिक्षण सुविधा, प्रबंध सलाहकार संगठनों की स्थापना, कानूनों द्वारा व्यवस्था, साहसियों में परिवर्तन और पेशेवर संस्थाओं की स्थापना आदि को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत में प्रबंध एक पूर्ण एवं विकसित पेशा बनता जा रहा है। हालांकि यह अभी अल्पकाल में ही है, परंतु भविष्य में इसके विकास की बहुत सारी संभावनाएं दृष्टिगोचर होती है। ओके, इस तरह से प्रबंध एक पेशा है सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होना या स्पष्ट करना है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसको समझते हैं क्या पूछ रहा है। प्रबंध प्रक्रिया की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रबंध प्रक्रिया है, इसकी कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। पहली विशेषता हो जाएगी, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि प्रबंध की क्रियाएं मूलतः व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर आधारित है। दूसरी विशेषता हो जाएगी, लक्ष्य प्राप्ति में प्रबंध प्रक्रिया व्यक्तिगत जीवन से लेकर सभी छोटे बड़े व्यावसायिक गैर व्यावसायिक संगठनों में प्रयुक्त होती है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ओके, ये प्रबंध प्रक्रिया की कोई 2 विशेषताएं हो जाएगी इस तरह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछ रहा है नियंत्रण प्रक्रिया के तत्वों को बताइए। नियंत्रण प्रक्रिया के तत्व बताने, तो इसका आंसर देखते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के 4 तत्व निम्नवत हैं। पहला हो जाएगा प्रमाप का निर्धारण करना। फिर दूसरा हो जाएगा कार्यों का मूल्यांकन करना व परिणाम विवरण तैयार करना। परिणाम विवरण तैयार करना है ना, वितरण नहीं, विवरण है। आगे देखते हैं, वास्तविक परिणामों की प्रमापों से तुलना कर विचलन ज्ञात करना। आगे देखते हैं, विचलनों के आधार पर संशोधन या सुधारात्मक कार्यवाही करना। ओके, ये नियंत्रण प्रक्रिया के तत्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक सेकंड,
यस। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कि पूछ रहा है समन्वय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं इसकी विशेषताएं। समन्वय की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता हो जाएगी सामूहिक प्रयासों को एकीकृत करना। दूसरी हो जाएगी सामूहिक क्रिया एवं कार्यों की एकात्मकता सुनिश्चित करना। तीसरी हो जाएगी समन्वय अनवरत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। फिर चौथी हो जाएगी समन्वय एक ऐच्छिक एवं व्यापक कार्य है। पांचवा हो जाएगा समन्वय स्थापित करना सभी प्रबंधकों का दायित्व होता है। ओके, समन्वय। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूँ, प्रबंध का सार क्या है? आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है 25, समन्वय प्रबंध का सार है, स्पष्ट कीजिए। आपका आंसर यहीं पे मिल गया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। समन्वय एक प्रबंध का सार है क्योंकि सभी प्रबंधकीय क्रियाएं समन्वय प्राप्ति के लिए ही कार्य करती है। इसके लिए समन्वय को प्रबंध की कार्य की आत्मा बना देती है। समन्वय के महत्व को प्रबंध की विशेषज्ञों द्वारा स्थापित सत्य के आधार पर और भी अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। इनके अनुसार प्रबंध समन्वय के पृथक कार्य है। समन्वय का उद्देश्य सभी विभागों, कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के मध्य आपसी संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाना होता है। प्रभावी समन्वय की स्थापना विभिन्न विधियों की अपेक्षा विभिन्न क्रियाओं में एकता लाकर की जा सकती है। यह संतुलित एवं समन्वित विकास कार्यों की पुनरावृत्ति पर रोक तथा पारस्परिक सहयोग एवं विकास का परिणाम होता है। इस प्रकार ठीक ही कहा गया है कि समन्वय प्रबंध का सार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछ रहा है समन्वय की किन्हीं 6 विशेषताओं को बताइए। समन्वय की 6 विशेषताएं बतानी है। तो पहली हो जाएगी प्रबंध का सार। दूसरी हो जाएगी समन्वय एक प्रक्रिया है। पहली को देखते हैं अपन सबसे पहले, प्रबंध का सार। यद्यपि कुछ प्रबंध शास्त्री समन्वय को नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की भांति ही प्रबंध का कार्य मानते हैं, किंतु वास्तव में यह प्रबंध का एक कार्य मात्र नहीं होकर के प्रबंध का सार है। ओके, याद रखिएगा, प्रबंध का सार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रबंध का सार पूछा जा सकता है। ये पिछले 2-3 सालों में पूछा नहीं गया है, इसलिए अभी इसके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट देखते हैं, समन्वय एक प्रक्रिया है। जब से संस्था प्रारंभ होती है तथा जब तक उसका अस्तित्व बना रहता है, तब तक समन्वय की आवश्यकता निरंतर अनुभव की जाती है। इस प्रकार समन्वय एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। समन्वय एक प्रक्रिया है ना, जो कि निरंतर जारी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3। हाँ, तो तीसरी विशेषता हो जाएगी समरूपता स्थापित करने की प्रक्रिया। तो इसको समझते हैं। समन्वय एक संस्था के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों की क्रियाओं में तथा कार्यरत व्यक्तियों के कार्य एवं प्रयासों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है ना। यह एक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंधकीय दायित्व।
इसको समझते हैं। संस्था में समन्वय स्थापित करने का दायित्व प्रबंधक, विशेषतः मुख्य प्रबंधक का है। मुख्य प्रबंधक अपने इस दायित्व से बच नहीं सकता है। ओके, प्रबंधकीय दायित्व हो जाएगा ये। फिर पांचवी विशेषता हो जाएगी कार्यों में एकता। तो फेयल के अनुसार समन्वय कार्यों में एक रूपता लाने की प्रक्रिया है। क्या लाने की प्रक्रिया? एक रूपता। किसके अनुसार? फेयल के अनुसार, है ना। ये इसकी 5 विशेषताएं हो जाएगी। और आगे है 5वीं विशेषता। तो और देखते हैं। यह विविधताओं में एकता लाने का एक साधन है जिससे कार्यरत कर्मचारियों में सद्भावना एवं समूह भावना का विकास किया जा सके। कार्यों में एकता, है ना, कार्यों में एकता, भावना का विकास किया जा सके। ये किसके अनुसार है? फेयल के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं 6ठी विशेषता, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। समन्वय एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता सभी प्रकार से संगठनों एवं व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के संगठनों में पड़ती है। वैसे भी जहाँ कहीं 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर सामूहिक उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनके प्रयासों में समन्वय की आवश्यकता अवश्य होती है। ओके, इस तरह से एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछ रहा है प्रबंध के विभिन्न स्तरों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको चार्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं। पहले सबसे ऊपर हो जाएगा अंशधारी, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने अंशों को अपने खरीद रखा है, अंशधारी, है ना। फिर उनके नीचे हो जाएंगे संचालक मंडल अध्यक्ष या प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक या विभिन्न उपाध्यक्ष। ये क्या हो जाएगा? टॉप मैनेजमेंट हो जाएगा, ये तो उच्च स्तरीय प्रबंध। फिर इनों के नीचे आता है मध्य स्तरीय प्रबंधक या मिडिल मैनेजमेंट। इन्हें इंग्लिश में याद रखना और सिंपल होगा हिंदी के बजाय, तो हो सके तो इंग्लिश में याद कीजिएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर हो जाएगा सबसे अंत में फर्स्ट लाइन या सुपर विजनरी मैनेजमेंट। ओके, तो अपन मिडिल मैनेजमेंट को देखते हैं। तो जिसे ही मंडल भी कहा जा सकता है। इसमें मंडल प्रबंधक होता है, संयंत्र प्रबंधक होता है, विभागीय प्रबंधक होता है, क्षेत्रीय प्रबंधक होता है। ये सब क्या है? ये सब एक पोस्ट है, मतलब एक पद है। मंडल प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, मंडल प्रबंधक जो मंडल का प्रबंध करता हो, मंडल का अध्यक्ष। ये संयंत्र प्रबंधक जो भी संयंत्र है, जो भी मशीनरी वगैरह है, संयंत्र, उनों का प्रबंधक, उनों का मैनेजर। फिर विभागीय प्रबंधक, उस विभाग का जो भी डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर। इस तरह से, है ना। यह हो गया मिडिल मैनेजमेंट। फिर होता है सबसे लास्ट में प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षी प्रबंध, फर्स्ट लाइन और सुपरविजरी मैनेजमेंट, है ना। इसे समझते हैं। मुख्य कार्यालय प्रबंधक या फिर मुख्य पर्यवेक्षक, फॉरमैन या पाइप पर्यवेक्षक। इस तरह से इसका चार्ट बना के हम समझा सकते हैं प्रबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कि पूछ रहा है उच्च स्तरीय प्रबंध के कोई 6 कार्य बताइए। उच्च स्तरीय प्रबंध अभी अपन ने देखा, अब उसके कार्य देखते हैं। तो आंसर देखते हैं इसका,
किसी उपक्रम के प्रबंध स्तर में उच्च स्तरीय प्रबंधकों का स्थान सर्वोपरि होता है। प्रबंध स्तर में उच्च स्तरीय प्रबंधकों का स्थान सबसे ऊपर होता है, जैसा ये अपन ने चार्ट में भी देखा था। एक वृहत आकार के संगठन में उद्देश्य एवं नीतियों का निर्धारण सामान्यतः संचालक मंडल द्वारा किया जाता है और प्रबंध के विभिन्न कार्यों का निष्पादन प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है, जिसे मुख्य अधिशासी के नाम से जाना जाता है। उसका मुख्य कार्य संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की गई नीतियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना और उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाएं करना होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अब जो मेन कार्य है वो देखते हैं। पहला कार्य हो जाएगा व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण करना और संगठन पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना, ये कार्य है। दूसरा कार्य देखते हैं, संगठनात्मक लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाएं, नीतियां एवं समग्र बजट तैयार करना। ये किसका काम है? उच्च स्तरीय टॉप मैनेजमेंट का। ओके, अब तीसरा देखते हैं, संगठन संरचना का निर्माण करना। संगठन की संरचना मतलब अलग अलग पद, अलग अलग स्तर, लेवल, है ना। फिर चौथा देखते हैं, मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति करना एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, है ना। आगे देखते हैं, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। सभी के बीच में समन्वय भी होना चाहिए, सभी विभागों में, सभी डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लेवल पे। ये भी टॉप मैनेजमेंट का ही कार्य है। फिर आगे देखते हैं, छठा कार्य, संगठन की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखना तथा अन्य संगठनों में संगठन का प्रतिनिधित्व करना। अपने संगठन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, मतलब प्रतिनिधि के रूप में कहीं पे कोई प्रोग्राम में, कहीं पे मीटिंग में टॉप मैनेजमेंट के लोग ही जाते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं उन्हों का कार्य होता है कि अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करना किसी फंक्शन में, इस तरह से। ये कार्य है एक तरह से उनका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पहल क्षमता सिद्धांत क्या बताता है? पहल क्षमता सिद्धांत क्या बताता है, इसका आंसर देखते हैं। संगठन में सकारात्मक बदलाव हेतु कर्मचारियों को पहल करने के लिए प्रेरित करना प्रबंध के कार्यों को आसान बना देता है। इससे कर्मचारी खुलकर अपनी बात प्रबंध से कह सकते हैं। प्रबंध द्वारा निर्णय लेने में कर्मचारियों की भावना को प्रोत्साहित करने को फेवल ने पहल क्षमता सिद्धांत का नाम दिया है। ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये फेवल का सिद्धांत है। ओके, फेवल ने दिया है। सिद्धांत का नाम क्या है? पहल क्षमता सिद्धांत। क्या है सिद्धांत? वापिस से देखिएगा, संगठन में सकारात्मक बदलाव हेतु कर्मचारियों को पहल करने के लिए प्रेरित करना। क्या करने के लिए? संगठन में सकारात्मक बदलाव मतलब कुछ अच्छा बदलाव करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करना, उन्हों के द्वारा कोई पहल की जाए ताकि इसके लिए प्रेरित करना, यही सिद्धांत है ना। प्रबंध के कार्यों को आसान बना देता है। वो कर्मचारी को ही किसी मतलब किसी कार्य को करने की का आसान तरीके की कोई पहल करेंगे तो इस तरह से वो कार्य आसान हो जाएगा। ये है हमारे पहल क्षमता का सिद्धांत जो कि फेवल ने दिया है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30, उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीकी से उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ होता है? किससे क्या लाभ होता है? उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीकी से। ओके, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर
अधीनस्थों की कार्य मूल्यांकन में सुगमता होती है, पहला। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने में आसानी होती है। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा अधीनस्थों को अभिप्रेरित करने में आसानी होती है। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा विभागों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय सरल हो जाता है। पांचवा पॉइंट उच्च प्रबंधकों को लक्ष्य स्थापित करने तथा प्राप्त करने हेतु विशिष्ट कार्य योजनाएं निर्मित करने में सहायता मिलती है। ओके, ये किसका आंसर हो जाएगा? उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीकी के उच्च प्रबंधकों को लाभ। ओके, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है उसको उद्देश्यों के द्वारा टेक्नोलॉजी से क्या लाभ हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजी है उसके उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाएंगे तो उससे टॉप मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होता है, तो ये हमने अभी पढ़ा है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछ रहा है व्यू रचनात्मक प्रबंध तकनीक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। क्या व्यू रचना प्रबंध है ना, भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, इसको समझते हैं क्या है। आंसर देखते हैं। व्यू रचनात्मक प्रबंध तकनीकी के अंतर्गत, ये मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है? व्यू रचनात्मक प्रबंध। ओके, इसके अंतर्गत भविष्य की घटनाओं, अवसरों, चुनौतियों एवं खतरों आदि का अनुमान लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके अनुसार व्यू रचनाओं का निर्माण एक क्रियान्वय द्वारा किया जाता है। इस संबंध में पियर्स एवं रॉबिन्स ने कहा है कि यह प्रबंधकों द्वारा अपने प्रतिस्पर्धी वातावरण के लिए अंतरक्रिया हेतु अपनाई गई वृहत भविष्योन्मुखी योजना है। फिर से समझिएगा, देखिए ये थोड़ा टफ है, कोई नहीं, अपन फिर से देखेंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक देखेंगे अपन इसे, अंत में रट लेंगे। अपना सीधा सिंपल सा फंडा है। अगर कोई क्वेश्चन 4 बार 5 बार देखने पर भी नहीं आ रहा, फिर उसके आगे लिख लीजिए मैं तुझे रटूंगा। ओके, उस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अगर आने के चांसेस बनते हैं एग्ज़ाम में तो, है ना। इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। व्यू रचनात्मक प्रबंध तकनीकी भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, कैसे, है ना। व्यू रचनात्मक प्रबंध तकनीकी ये एक तरह की टेक्नोलॉजी, व्यू रचनात्मक प्रबंध, है ना। अब इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत भविष्य की घटनाओं, अवसरों, चुनौतियों एवं खतरों आदि का अनुमान लगा लिया जाता है। क्या भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या क्या अवसर होंगे, क्या खतरे हो सकते हैं, इनों का अनुमान लगाया जाता है। कंफर्म पता नहीं चलता है, केवल अनुमान लगाया जाता है ना, अनुमान। इसके अतिरिक्त इनके अनुसार व्यू रचनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन द्वारा किया जाता है। मतलब अगर हमें पहले ही पता होगी क्या होने वाला है भविष्य में, तो हम उसी के अनुसार व्यू रचना करेंगे ना। तो इस तरह से यह एक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है। फिर इस संबंध में पियर्स एवं रॉबिन्स ने क्या कहा है, उन्होंने ही नाम दिया इसे भविष्योन्मुखी, है ना। तो पियर्स एवं रॉबिन्स ने क्या कहा है कि यह प्रबंधकों द्वारा अपने प्रतिस्पर्धी वातावरण के लिए अंतरक्रिया हेतु अपनाई गई वृहत भविष्योन्मुखी योजना है। ओके, यह नाम किसने दिया है भविष्योन्मुखी? पियर्स एंड रॉबिन्स ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछ रहा है हेनरी फेयल के विशिष्टीकरण का लाभ लेने के लिए कौन से सिद्धांत को उपयोगी बताया है। इसका आंसर देखते हैं। हेनरी फेयल ने विशिष्टीकरण का लाभ लेने के लिए कार्य विभाजन का सिद्धांत उपयोगी बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिक एवं प्रबंधक विशिष्ट कार्यों में संलग्न होते हैं, इसलिए कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए
कार्यों का विभाजन इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कार्य एवं कार्य करने वाले व्यक्तियों में सामंजस्य बना रहे और कार्य करने वाले व्यक्तियों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। फ्योल का मानना है कि अभिक्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर सफलतापूर्वक एवं अधिक कुशलता से पूरा किया जा सकता है, फिर चाहे वे प्रबंध की हो या तकनीकी। ओके, इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्रियात्मक फॉर्मेनशिप को चित्र द्वारा समझाइए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। जैसे ही आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में एक चित्र तो नहीं बल्कि एक तरह से एक चार्ट बना के समझाया गया। ओके, चित्र ऐसा नहीं कि आप कोई ड्राइंग बनाने लग जाए, कोई हार्ट वगैरह सा बनाने लग जाए ना। चित्र से वो मतलब नहीं है, चित्र से यहाँ पे मतलब है चार्ट बना के समझाना है अपने को। तो अब इसका आंसर देखते हैं। फोरमैनशिप का अर्थ, कारखाना प्रणाली में फोरमैन वह प्रबंधक होता है जिसके सीधे संपर्क में श्रमिक प्रतिदिन आते हैं। फोरमैन निम्नतम स्तर का प्रबंधक और उच्चतम श्रेणी का श्रमिक होता है। वह केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर पूरा उत्पादन, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण घूमता है। टेलर ने कारखाना ढांचे में इस भूमिका के निष्पादन के सुधार पर ध्यान दिया है। वास्तव में एक अच्छे फोरमैन या पर्यवेक्षक की योग्यताओं की सूची तैयारी की, लेकिन पाया कि कोई भी व्यक्ति इनको पूरा नहीं कर सका। इसलिए उसने 8 व्यक्तियों के माध्यम से क्रियात्मक फोरमैनशिप का सुझाव दिया। ओके, ये फोरमैनशिप का अर्थ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन टेलर का नियोजन एवं क्रियान्वयन। टेलर का नियोजन एवं क्रियान्वयन। टेलर के नियोजन एवं उनके क्रियान्वयन को अलग अलग रखने की वकालत की है। टेलर ने नियोजन एवं क्रियान्वयन को अलग अलग रखने की वकालत की है। किसने की है? टेलर ने। इस अवधारणा को कारखाने के निम्नतम स्तर तक बढ़ा दिया गया है। यह क्रियात्मक फोरमैनशिप कहलाता है। कारखाना प्रबंधक के अधीन योजना अधिकारी एवं उत्पादन अधिकारी थे। नियोजन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जिनके नाम हैं निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क एवं कार्यशाला अनुशासक। ये 4 क्रमशः कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करेंगे, उत्पादन का कार्यक्रम तैयार करेंगे, समय एवं लागत सूची तैयार करेंगे एवं अनुशासन सुनिश्चित करेंगे। ओके, यह टेलर के द्वारा किया गया एक परीक्षण कह सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि है उत्पादन अधिकारी। उत्पादन अधिकारी के अधीन जो कर्मचारी कार्य करेंगे वे हैं गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक या निरीक्षक। यह क्रमशः कार्य समय ठीक से तैयार करने, श्रमिकों द्वारा मशीन उपकरणों को कार्य के योग्य करने, रखने एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ओके, ये उत्पादन अधिकारी होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्रियात्मक फोरमैनशिप, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। क्रियात्मक फोरमैनशिप, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत का निम्नतम स्तर तक विस्तार है। प्रत्येक श्रमिक को उत्पादन कार्य अथवा श्रम संबंधित प्रक्रिया के इन 8 फोरमैनों के आदेश लेने होंगे।
फॉरमैन में बुद्धि, शिक्षा, चातुर्य, स्थिरता, निर्णयन, विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक दक्षता एवं ऊर्जा, ईमानदारी तथा अच्छा स्वास्थ्य ये होंगे जो मतलब 8 फॉरमैन है ना। क्योंकि यह सभी गुण किसी एक व्यक्ति में नहीं मिल सकते, इसलिए टेलर ने 8 विशेषज्ञों की टीम का सुझाव दिया, एक टीम बनाई जाए जिन्होंने अलग अलग 8 व्यक्तियों में ये अलग अलग 8 गुण हो। ओके, प्रत्येक विशेषज्ञ को उसकी अपनी योग्यता अनुसार कार्य सौंपा जाता है। उदाहरण के लिए जो तकनीकी में सिद्धस्त है, बुद्धिमान है और स्थिर मस्तिष्क के हैं, उनको नियोजन कार्य सौंपा जा सकता है। जो ऊर्जावान है एवं अच्छा स्वास्थ्य है, उन स्वास्थ्य के लिए है, उनको क्रियान्वयन कार्य सौंपा जा सकता है। ओके, इसमें भी समझने लायक तो ऐसा है नहीं, कुछ ज़्यादा कोई टफ वर्ड्स का कोई यूज़ नहीं हुआ है आंसर में। हाँ, तो अब इसका चार्ट देखते हैं अपन। सबसे ऊपर हो जाएगा कारखाना प्रबंधक, फिर उसके 2 अधिकारी हो जाएंगे, नियोजन अधिकारी, उत्पादन अधिकारी। फिर इन्हों के अंडर में होंगे 8 गुणों वाले अलग अलग कर्मचारी कह सकते हैं। पहला हो जाएगा निर्देश कार्ड क्लर्क, दूसरा हो जाएगा कार्यक्रम क्लर्क, फिर तीसरा हो जाएगा समय एवं लागत क्लर्क, फिर अनुशासक, फिर उत्पादन अधिकारी के अंडर में होंगे गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक या निर्देशक, और सबसे अंत में होगा श्रमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34। हेनरी फेयल द्वारा प्रतिपादित किन्हीं निम्नलिखित सिद्धांतों को समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। हेनरी फेयल का कोई भी सिद्धांत दे देगा, 3-4 सिद्धांत देके बोल देगा कि दो को स्पष्ट कीजिए, समझाइए, या ऐसे 2 को देख कोई एक पूछ लेगा। और हालांकि ऐसा किया भी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में, 2018 के एग्ज़ाम में ऐसे किया था, सेम एक ही क्वेश्चन दे दिया गया था। तो अब इसको समझते हैं अपन। हेनरी फेयल के द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों को समझाइए। तो पहला सिद्धांत तो है आदेश की एकता, दूसरा हो जाएगा निर्देश की एकता। आदेश और निर्देश। पहला देखते हैं आदेश की एकता। इसका आशय यह है कि एक कर्मचारी आदेश केवल एक ही उच्चाधिकारी से प्राप्त हो, अनेक उच्चाधिकारियों से नहीं। प्रत्येक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होने पर और विशेष रूप से उन आदेशों में भिन्नता होने के कारण न केवल कर्मचारी भ्रमित हो जाता है, बल्कि वह अपने दायित्वों से विमुख हो जाता है। फेयल के अनुसार यदि आदेश की एकता के सिद्धांत को भंग किया जाता है तो संगठन में अधिकारी की अवहेलना, परस्पर संघर्ष में वृद्धि, व्यवस्था में विघ्न और एवं अनुशासन में कमी हो जाती है। ओके, इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझते हैं अपन कि कोई भी श्रमिक है तो उसे ऑर्डर देने वाला केवल एक ही बंदा होना चाहिए। उसे अलग अलग 4 जने अलग अलग तरह से ऑर्डर देंगे तो श्रमिक कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम करना, किसका ऑर्डर मानना है, किसका नहीं मानना है। तो इससे एक तो कार्य लेट होगा, जो भी संगठन का कार्य उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, पूरा होगा तो वो समय से लेट होगा, समय के पश्चात। इस तरह से ये आदेश की एकता हो जाएगी। कोई आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए, एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं निर्देशन की एकता। तो निर्देशन की एकता से आशय यह है कि संगठन की वह सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य सम्मान हो, एक ही अधिकारी एवं एक ही योजना के अंतर्गत रखना चाहिए। निर्देशन की एकता आदेश की एकता से भिन्न है। निर्देशन की एकता क्रियाओं के विभाजन एवं समूहीकरण से संबंधित है, जबकि आदेश की एकता व्यक्तियों के संगठनात्मक संबंधों को परिलक्षित करती है। निर्देशन की एकता का मुख्य उद्देश्य एक ही क्रिया के विभिन्न पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना है। निर्देशन का सिद्धांत के महत्व के विषय में
फेयोल के हास्यास्पद ढंग से कहा है फेयोल ने, दो सिर वाला शरीर सामाजिक एवं पशु जगत में राक्षस माना जाता है। यह जीवित रहने में कठिनाइयाँ अनुभव करता है। यह भी आदेश की एकता की तरह ही है। हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और मॉडल पेपर के भी हैं। ओके, इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। अगर इस स्पीड से चलेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, तो हमें जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के सिद्धांत व अनुशासन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। कौन कौन से सिद्धांत पूछ रहा है? व्यवस्था के सिद्धांत व अनुशासन के सिद्धांत, दो सिद्धांतों को स्पष्ट करना है। पहला हो जाएगा हमारा अनुशासन का सिद्धांत। देखते हैं। अनुशासन एक वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति या समूह को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीतियों, नियमों और कार्यवाहियों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। अनुशासन के अंतर्गत कर्मचारियों की आज्ञाकारिता, व्यवहार शक्ति और आदर आदि करते हैं। वास्तव में अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति या समूह को किसी संस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में रुकावट डालने वाले कार्यों को करने के लिए रोक लगाती है। फेयोल ने यह स्पष्ट किया कि अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रबंध के सभी स्तरों पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। ये तो हो गया अनुशासन का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं व्यवस्था का सिद्धांत। इस सिद्धांत में किसी संस्था में सामग्री, उपकरण और कर्मचारी आदि सभी की व्यवस्था सम्मिलित होती है। यह सिद्धांत प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर देता है। इंग्लिश में कहें तो अ पैलेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इट्स इन इट्स पैलेस। ओके, प्रत्येक औद्योगिक संस्था की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पदार्थ या मनुष्य के लिए एक नियत स्थान हो और प्रत्येक पदार्थ या मनुष्य अपने नियत स्थान पर ही हो। ऐसा होने पर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कार्य में आने वाली बाधाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जा सकता है और उन्हें पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है, उनकी पुनरावृत्ति को, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में संस्था को होने वाले 4 लाभों का वर्णन कीजिए। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में, है ना, संस्था को क्या लाभ होता है उसका वर्णन करना है, कोई कि नहीं 4 का। तो पहला हो जाएगा संगठन की स्पष्टता, दूसरा हो जाएगा भारार्पण एवं विकेंद्रीकरण, तीसरा हो जाएगा प्रबंध में सहभागिता। पहले हम इन्हों को समझते हैं। संगठन की स्पष्टता, प्रत्येक प्रबंधक एवं कार्मिक अपने कर्तव्य दायित्व एवं अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट ज्ञान रखता है। ओके, ये हो जाएगी संगठन की स्पष्टता। फिर दूसरा होता है भारार्पण एवं विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है तथा उसे उत्पन्न लाभ संगठन को प्राप्त होते हैं। किससे लाभ उत्पन्न होता है? भारार्पण एवं विकेंद्रीकरण से। फिर तीसरा देखते हैं प्रबंध में सहभागिता, उद्देश्यों के निर्धारण, योजनाओं के निर्धारण, मापदंड की स्थापना आदि के लिए विभिन्न प्रबंध स्तरों पर बैठक की जाती है और इस प्रकार के विचार विमर्श से प्रबंध में सहभागिता की भावना को बल मिलता है। ओके, फिर हमारे चौथे पॉइंट देखते हैं निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता। तो एमबीओ से कर्मचारियों के निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता मिलती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37। हेनरी फ्यूल के सोपान श्रृंखला को स्पष्ट कीजिए। सोपान श्रृंखला को, है ना, किसकी है सोपान श्रृंखला? हेनरी फ्यूल की। और ये 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। सोपान श्रृंखला, यस, हेनरी फेयल के अनुसार सोपान श्रृंखला उच्च अधिकारियों के लिए निम्न स्तर के अधिकारियों तथा अधिकारों की रेखा तक तथा अधिकारियों की एक श्रृंखला है। उसके अनुसार यदि कोई अधीनस्थ अपनी आधिकारिक रेखा की अवहेलना बिना किसी कारण के करता है तो यह गलत है, लेकिन वह इस बात की अनुमति देता है कि यदि इस सत्ता श्रृंखला का कठोरता से पालन करने के कारण कोई हानि होती है तो श्रृंखला को छोटा किया जा सकता है। फ्यूल ने दो या दो से अधिक संबंधित अधिकारियों के बीच शीघ्र संपर्क स्थापित करने को समतल संपर्क का नाम दिया है। क्या नाम दिया? समतल संपर्क। किसको नाम दिया समतल संपर्क? दो या दो से अधिक संबंधित अधिकारियों के बीच शीघ्र संपर्क स्थापित करना। ओके, इसे फेल के अनुसार क्या कहा जाता है? समतल संपर्क ना। निर्धारित अधिकारियों की रेखा का उल्लंघन करके ये अधिकारी एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी विभिन्न समस्याओं का शीघ्र ही निवारण कर सकते हैं। फेल के अनुसार औपचारिक संप्रेषण में सामान्यतः इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ओके, नहीं करना चाहिए। केवल आकस्मिक परिस्थितियों में ही एक श्रमिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क कर सकता है। जैसे ये समझा भी रखा है। ये तो है टॉप लेवल का मैनेजमेंट, FP हो जाएंगे बिल्कुल लो निम्न स्तर के मैनेज, मतलब श्रमिक कह सकते हैं। इस तरह से होती है सोपान श्रृंखला। इसे देख लीजिएगा, याद रखिएगा। इस सोपान श्रृंखला को पूछी भी जा सकती है। ये आपको अल्फाबेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, FEDCB वगैरह, ये LMNOP, इनों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये आप अपने मर्जी से आप इनों को कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्रबंध के सिद्धांतों के रूप में आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी अपन ने पढ़ा, आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आदेश की एकता एवं इनों के मध्य अंतर स्पष्ट करना है ना। ये इसमें आंसर में अर्थ एवं प्रभाव कोई नहीं, वैसे भी अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, आंसर सेम की सेम होगा, बस उसे हम दो लाइनों में लाइन वाइज लिख रहे थे। अब की बार लाइन वाइज नहीं बल्कि इस तरह से कॉलम वाइज लिखना है। कॉलम बना के ऐसे कोई भी एक कॉलम बनाएंगे, इसमें दो कॉलम्स हो जाएंगे। एक तरफ हम लिख देंगे आदेश की एकता और दूसरी तरफ लिख देंगे निर्देश की एकता, और बिल्कुल वो क्यों सेम आंसर आ जाएगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वो भी रिपीटेड है सेम। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के निम्न स्तरों को समझाइए। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत और आदेश की एकता का सिद्धांत। ये मॉडल पेपर 2011-12 का क्वेश्चन है, और सेम अभी अपन ने ऊपर किया है। आदेश की एकता का सिद्धांत अभी अपन ने पहले पढ़ा, और सोपान की श्रृंखला का सिद्धांत भी सेम ऊपर पढ़ा है अभी अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की किन्हीं दो तकनीकों को समझाइए। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है मुझे पता है, तो एक काम कीजिए, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, यहीं समाप्त करते हैं।
बाकी आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप इन क्लासेस को अगर समझ रहे हैं सही से तो लाइक कीजिए क्लास को और इन क्वेश्चंस को याद कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये केवल मेरा ही मानना नहीं है, इन क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी अलग अलग लोगों को बताया, अलग अलग सभी के अनुसार ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए ये क्वेश्चन केवल मैंने अकेले ने बैठ के सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि पूरी शिक्षकों की टीम ने बैठ के सेलेक्ट किया। ओके, तो इसलिए क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो इन्हें अवश्य देखिएगा। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर इस PDF को यूँ कि आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं किसी आसपास के साइबर कैफ़े से। ओके, तो बाकी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई है, पसंद आ रही है ये सीरीज़, अगर इसे आगे कंटिन्यू रखूँ मैं, तो आप क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी जैसे मैं क्लास अपडेट करूँ, नेक्स्ट क्लास डालूँ, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए क्लासेस, ताकि वो भी पढ़ें। अभी लॉकडाउन में सब जने घर पे बिल्कुल मज़े कर रहे हैं, मज़े बिल्कुल नहीं कीजिए। अब आपकी अभी की हुई मेहनत आगे काम आएगी। ओके, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पढ़िए। ये इस उम्मीद में बिल्कुल नहीं रहिएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल्स हो गए, कैंसिल नहीं हुए, पोस्टपोन्ड हुए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, कभी किसी भी दिन राजस्थान सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी CBSE RBSE किसी भी दिन घोषणा कर सकती है कि आज से 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी, अपनी कमर कस के रखें, तैयार रहें। थैंक यू। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।